जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करने वाले हैं 7 और 8 जनवरी 2026 की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज बने होंगे उन सभी को। कल के करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जो चल रहा है उन सबको लेकर ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जस्ट आप जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना तो बस इसको 2-4 बार पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए। सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये करंट अफेयर्स मिल सके। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस देश ने जनवरी 2026 में 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और आयोग से हटने का ऐलान किया जिसमें कई यूएन से जुड़ी है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। वैश्विक सहयोग से अमेरिका ने पीछे हटने का एक और बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने 8 जनवरी 2026 को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और आयोग से हटने का ऐलान कर दिया है। इसमें 34 एजेंसी यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए हैं। अमेरिका ने भारत, फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से भी खुद को अलग करने की बात बोली है। ट्रंप का कहना है कि ये सभी संगठन अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के विपरीत काम करते हैं। नए ऐलान से पहले अमेरिका जो है ना यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ से भी अलग हो चुका है। आईएसए से भी अलग हुआ है। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। आईएसए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और विकासशील देशों को स्वच्छ व सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना है। ये गठबंधन विशेष रूप से उन देशों पर केंद्रित है जो कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित है और जहां सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं मौजूद होती हैं। अभी सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका यूएन से भी अलग हो जाएगा? तो इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं हम लोग। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र से पूर्ण रूप से हटने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रंप वैश्विक मानक तय करने वाले गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेंगे। इसके अलावा चूंकि चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और उसके पास वीटो पावर है, इसलिए ट्रंप उसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बातचीत में शामिल रहना चाहेगा। ट्रंप चीन का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे संगठनों के साथ अपना जुड़ाव भी जारी रखना चाहेगा। ट्रंप का क्या कहना है इन सब में, उसको भी जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं। दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि अमेरिका ने वैश्विक संगठनों में असमान रूप से अधिक योगदान दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि इन अंतर्राष्ट्रीय निकायों का एजेंडा अलग ही है और वे वैश्विकतावादी है। कई मौकों पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर अमेरिका द्वारा अधिक योगदान दिए जाने के बावजूद चीन का समर्थन करने का आरोप भी लगाया है। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने के टाइम अमेरिका का यही तर्क था। उस टाइम अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ की तत्काल आवश्यक सुधारों को अपनाने में विफलता और डब्ल्यूएचओ सदस्य देशों के अनुचित राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्रता प्रदर्शित करने में असमर्थता का हवाला उन्होंने उस टाइम पर भी दिया था। उस टाइम पर अमेरिका ने कहा कि डब्ल्यूएचओ अमेरिका से अनुचित रूप से भारी भुगतान की मांग करता रहता है, जो कि अन्य देशों द्वारा किए जाने वाले भुगतान की तुलना में कहीं ज्यादा है। 1.4 अरब की आबादी वाला चीन अमेरिका की आबादी का 300% है, फिर भी डब्ल्यूएचओ में उसका योगदान लगभग 90% कम है। संयुक्त राष्ट्र पर क्या असर पड़ा इसका, तो ये जरा हम लोग देखते हैं। इन संस्थानों से हटने का मतलब है कि फंडिंग में भी क्या आएगी, कमी आएगी। ट्रंप पहले ही संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों को अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले अधिकांश स्वैच्छिक योगदानों में कटौती कर चुका है, जिससे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के बड़े हिस्से में अमेरिकी भागीदारी और वित्तीय सहायता दोनों में कमी आई है। अमेरिका पर भी तो असर पड़ेगा ना, क्या असर पड़ेगा ये जरा हम लोग देखेंगे।
इन संगठनों से अलग होने से, जिनमें से अधिकतर संयुक्त राष्ट्र से ही संबंधित है, ट्रंप के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के प्रयासों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उनका मुख्य हथियार टैरिफ की धमकी है, और साथ टैरिफ की धमकी क्या है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। और साथ ही अमेरिका की सैन्य शक्ति भी बनी रहेगी। 2025 में अमेरिका ने सीरिया, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, यमन और ईरान जैसे देशों पर हमले करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने विधेयक को मंजूरी दी, जिससे रूस से तेल खरीदने पर भारत सहित कई देशों के लिए टैरिफ बढ़ाकर कितना करने का प्रावधान है। 500% बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। पता है इतना ज़्यादा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे मामला क्या है इसका। पहले ही 50% का लगाया था इस भारत एक बार फिर प्रस्तावित कानून के निशाने पर है, जिसके तहत रूसी तेल खरीदने पर 500% टैरिफ लगाए जाने की संभावना। समझ रहे हो कितना कॉस्टली हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जनवरी 2026 को रशिया एक्शन एक्ट ऑफ 2025 नामक एक बिल को मंजूरी दी है। इसे सीनेट बजट समिति के प्रभावशाली अध्यक्ष सीनेटर ग्राहम और लिंडसे ग्राहम ने पेश किया था। बिल का उद्देश्य क्या था? रूस के खिलाफ कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, खास करके उन देशों पर जो रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं, जैसे कि अपना प्यारा भारत। इसमें प्रस्ताव है कि रूस से ऊर्जा और अन्य वस्तुएं खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाया जाएगा। भारत का नाम लेते हुए सीनेटर ग्राहम ने कहा, ये विधेयक राष्ट्रपति ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों के खिलाफ जबरदस्त दबाव बनाने की शक्ति देगा, ताकि उन्हें सस्ते रूसी तेल की खरीद बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की कार्रवाई के लिए फाइनेंस होता है। मतलब कि अगर हम लोग सस्ता तेल खरीदते हैं ना, तो उससे क्या होता है, रूस को फायदा होता है, और यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की कार्रवाई के लिए वो फाइनेंस की तरह हो जाता है। ठीक है, ऐसा अमेरिका का मानना है। अभी क्या है ये 500% टैरिफ का थ्रेट, ये हम लोग देखेंगे। ये प्रस्तावित प्रावधान जो है ना, अमेरिकी प्रशासन को अधिकार देगा कि वे उन देशों पर भारी टैरिफ लगा सके जो रूस से क्रूड तेल, गैस, यूरेनियम या फिर अन्य प्रमुख वस्तुएं खरीदते हैं। ठीक है, 500% का टैरिफ जो है ना, काफी असामान्य और अत्यधिक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है ये। ये प्राय कमोडिटी ट्रेड को लगभग असंभव बना देता है, जिससे वैश्विक व्यापार जो है ना, प्रवाह प्रभावित हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा ही, है ना। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत भी तो खरीदता है ना ऑयल। भारत, चीन, ब्राजील जैसे बड़े उभरते अर्थव्यवस्था वाले देशों को इस बिल से डायरेक्ट दबाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये देश रूस से ऊर्जा आयात करने वाले प्रमुख खपतकर्ता है। भारत पहले से ही अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% तक के टैरिफ का सामना जो है वो कर ही रहा है, जो कि रूस तेल आयात पर प्रतिकूल कदमों के परिणाम है, और इससे भारतीय निर्यात प्रभावित हुआ है। ऐसे टैरिफ से भारत यूएसए व्यापार संतुलन जो है ना, चिंतित स्थिति में आ सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच वार्ता की गहनता बढ़ सकती है। आर्थिक और ऊर्जा सेक्टर पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर ये टैरिफ लागू होता है ना, तो भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भारी आर्थिक लागत उठानी पड़ सकती है, क्योंकि ऊर्जा आयात लागत बढ़ जाती है। इससे भारत की इनपुट लागत, जैसे कि रिफाइनिंग, मर्जिंग और डोमेस्टिक फुटप्रिंट वाले प्रीमियम फ्यूल की कीमतें जो है ना, वो बढ़ जाएंगी। ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव के अलावा भारी टैरिफ का असर जो है ना, निर्यात आधारित सेक्टरों पर भी पड़ेगा। खास करके टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, चमड़ा, रत्न गहने, झींगा जैसे कि श्रम गहने क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। राजनीतिक और कूटनीतिक मायने क्या है वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ये कदम अमेरिका की यूक्रेन युद्ध के खिलाफ रूस पर दबाव बढ़ाने की नीति का एक हिस्सा है। ये रणनीति रूस की ऊर्जा आय को लक्ष्य करती है। भारत और अमेरिका के बीच संपन्न होने वाली व्यापारिक और रणनीतिक बातचीत पर इसका प्रभाव ऑब्वियस
पड़ेगा ही, पड़ सकता है। दोनों देशों के हितों में टकराव और क्षेत्रीय समीकरण शामिल है। भारत ने पहले से ही अमेरिका की टैरिफ वृद्धि को अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक बताया है, जो कि सही भी है, और उसने अपने हितों की रक्षा के लिए कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी है। और अभी देख लो, ये 500% लगाने की बात हो रही है यहाँ पे। भारत ने कब किया रूस से तेल खरीदना? 5 जनवरी 2026 को ग्राहम लिंडसे ने कहा था कि अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने उन्हें नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद में कमी करने की जानकारी दी थी और उनसे राष्ट्रपति ट्रंप को भारत पर लगाए गए टैरिफ में छूट देने का अनुरोध करने को कहा था। एयरफोर्स वन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े ग्राहम ने अपने टैरिफ बिल के बारे में बात की, जिसमें कि रूसी तेल खरीदने वाले देशों से आयात पर 500% शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से ट्रंप खुश नहीं है और वॉशिंगटन नई दिल्ली पर टैरिफ बहुत जल्दी बढ़ा सकता है। अभी मामला और आगे जाने वाला है। नेक्स्ट जो आएगा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस देश ने जनवरी 2026 में वेनेजुएला से जुड़े रूस और पनामा के तेल टैंकर जहाजों को जब्त कर लिया? देखो, ये भी घटना घटी है, यूएसए के द्वारा जब्त किया गया भाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। रूस के जहाज का नाम मैरिनेरा बताया गया है, जबकि दूसरे का नाम जो है ना वो सोफिया बताया गया है, ठीक है। सोफिया के ऊपर पनामा देश का झंडा है, लेकिन ये किस देश का है ये इसकी जानकारी अभी भी नहीं हुई है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिका में जब्त किया है, जबकि दूसरा जहाज कैरेबियन सी में पकड़ा है। अमेरिकी जहाज यूएससी जीसी मुनरो ने इसका पीछा करते हुए इसे पकड़ा है। ये दोनों जहाज कुछ घंटों के अंतराल पर पकड़े गए हैं। रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए सबमरीन और अन्य नौसैनिक जहाज भेजे, लेकिन वे इसे बचाने में सफल नहीं हो पाए। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना, ये जहाज वेनेजुएला से तेल लेने जा रहा था ताकि उसे चीन या फिर दूसरे देशों तक पहुंचाया जा सके। अमेरिकी सैनिक 2 हफ्तों से मैरिनेरा जहाज का पीछा कर रहे थे। रूसी परिवहन मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी सेना ने रूसी समय के मुताबिक लगभग दोपहर 3 बजे दोपहर मैरिनेरा जहाज पर कब्जा कर लिया। रूस ने यह भी कहा कि 24 दिसंबर को मैरिनेरा को रूसी झंडे के तहत चलने की अस्थायी अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। पक्षी संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य विदेशी पालतू जानवरों के व्यापार, आवास विनाश, प्रदूषण और अनैतिक प्रजनन प्रथाओं के कारण पक्षियों की पीड़ा की ओर ध्यान आकर्षित करना था। राष्ट्रीय पक्षी दिवस की स्थापना 2002 में एवियन वेलफेयर कोएलिशन द्वारा की गई थी, जो कि पक्षियों को शोषण और क्रूरता से बचाने के लिए प्रतिबद्ध संगठनों का एक समूह है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करें, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैवो क्रिस्टेटस है। इसे 1963 में इसके सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिक महत्व के कारण राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। ये भारतीय कला, लोक कथा और परंपराओं में व्यापक रूप से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन कौन चुनी गई? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, PV सिंधु।
24 दिसंबर 2025 को पीवी सिंधु की नियुक्ति हुई। एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में 2026 टू 2029 कार्यकाल के लिए चुना गया है। इन्होंने इंडोनेशिया की बैडमिंटन खिलाड़ी ग्रेसिया पोली की जगह ली है। हैदराबाद के तेलंगाना की पीवी सिंधु 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन है। पीवी सिंधु 2017 से बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन से जुड़ी हुई हैं। 2020 से बीडब्ल्यूएफ इंटीग्रेट एम्बेसडर के रूप में भी इन्होंने कार्य कर चुकी हैं। एथलीट्स कमीशन के अध्यक्ष बनने के साथ ही पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ काउंसिल की भी सदस्य होंगी। वो दुनिया भर के बैडमिंटन खिलाड़ियों के हितों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करेंगी, नीतिगत निर्माण और शासन संबंधी निर्णयों में योगदान देंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। साउथ पोल तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम्या कीर्तिकेयन बन गई है। देख लो, यही है, सिर्फ 18 साल की है, मुंबई की है। काम्या 27 दिसंबर 2025 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची। काम्या भारत की पहली और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं जिन्होंने स्की करते हुए साउथ पोल को छुआ है। बर्फीली सफेद चादर पर -30 डिग्री की जानलेवा ठंड और तेज हवाओं के बीच स्की कर साउथ पोल तक की यात्रा पूरी की है। इंडियन नेवी ने एक पोस्ट में काम्या को बधाई दी है। काम्या ने 89 डिग्री दक्षिण से लगभग 60 समुद्री मील की दूरी पैदल तय की है। काम्या इससे पहले ही 7 समिट चैलेंज यानी दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। खगोलीय घटना सुपरमून के दौरान 3 जनवरी 2026 को चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आकर कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई दिया? 14% बड़ा दिखाई दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। दुनिया भर में 3 जनवरी 2026 को सुपरमून दिखाई दिया। 2026 के पहले सुपरमून को वुल्फ मून कहा गया। दूसरा 24 नवंबर को वीवर मून और तीसरा 23 दिसंबर को कोल्ड मून होगा। कब होता है ये सुपरमून? सुपरमून में धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। इसी वजह से चांद जो है ना ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे ये पृथ्वी के करीब आ रहा है। सुपरमून होता क्या है? सुपरमून एक खगोलीय घटना है। इसमें चांद अपने सामान्य आकार से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। साल में 3 से 4 बार सुपरमून दिखाई देता है। चांद धरती का चक्कर लगाते लगाते उसकी कक्षा से बेहद करीब आ जाता है। इसे पेरिजी कहा जाता है। अगर चांद के धरती से दूर जाने पर उसे अपोजी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजर रिचर्ड नोल ने 1979 में सुपरमून नाम का यूज किया था। क्यों बड़ा दिखाई देता है चंद्रमा? तो चंद्रमा की कक्षा गोलाकार न होकर अंडाकार है। इसी वजह से चंद्रमा की धरती से दूरी बदलती रहती है। जब चांद अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर होता है तो वो आम पूर्णिमा के चांद से बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई देता है। 3 जनवरी 2026 की रात चंद्रमा धरती से करीब 3,62,000 किलोमीटर की दूरी पर था। पूर्णिमा का दिन हर महीने में होता है जब पूरा चंद्रमा आकाश में निकलता है। 3 जनवरी को चांद पृथ्वी से कितनी दूरी पर रहा? तो ये जो है ना सुपरमून के दौरान चंद्रमा का आकार सामान्य से 14% बड़ा दिखाई दिया। जब चांद सबसे करीब होता है ना तो उसको पेरिजी कहते हैं। तो पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,57,000 किलोमीटर दूर होता है, जबकि दूर रहने पर ये पूरी 4,05,000 किलोमीटर का हो जाता है। दूरी इसकी हो जाती है 4,05,000 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी और चांद के बीच में औसतन दूरी है ना 3,84,400 किलोमीटर माना जाता है। अब सवाल ये आता है कि पूर्णिमा और सुपरमून में क्या संबंध है? इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। हर 27 दिन में चंद्रमा धरती का एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है। 29.5 दिन में एक बार पूर्णिमा भी आता है। सभी पूर्णिमा में सुपरमून नहीं होता, लेकिन हर एक सुपरमून जो होता है ना वो पूर्णिमा में ही होता है। चंद्रमा धरती के आसपास अंडाकार रेखा में चक्कर लगाता है।
ऐसे में पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी हर दिन बदलती रहती है। वुल्फ मून क्यों कहते हैं? जनवरी की पूर्णिमा को उत्तरी गोलार्ध में अक्सर वुल्फ मून यानी कि भेड़िया चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। ये वर्ष का वो समय होता है जब रातें अधिक लंबी होती है और ठंड भी काफी ज्यादा होती है। ऐसे में जंगल में भेड़िए रात में जोर जोर से चिल्लाते हैं क्योंकि आसपास भोजन की कमी होती है। तो माना जाता है कि भेड़ियों के ज्यादा आवाज करने की लोक कथाओं से ये नाम आया है। भी खास है क्योंकि इस टाइम समुद्र में ज्वार भाटे का असर थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। किस विधानसभा से स्थानीय चुनाव के लिए अधिकतम 2 बच्चों के अनिवार्य नियम को समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? करेक्ट आंसर बन जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या है ये प्रावधान, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। पंचायत राज मंत्री दानासारी अनुसुईया सीतक्का ने 3 जनवरी 2026 को इसे पेश किया है। इसका नाम तेलंगाना पंचायत राज विधेयक 2026 है। विधानसभा ने 1994 में लागू मौजूदा कानून को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया। दानासारी अनुसुईया ने कहा कि समाज में हो रहे बदलावों और प्रजनन दर में गिरावट को देखते हुए 2 बच्चों की प्रथा को समाप्त करने का टाइम आ गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, राज्यपाल जिष्णु देव शर्मा, मुख्यमंत्री अनुमूला रेवंत रेड्डी। आबादी 3.5 करोड़, भाषा है तेलुगु। और पड़ोसी राज्य के बारे में बात करें, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। किस पीएम के कार्यकाल में मंत्री रह चुके भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमांडी का निधन 6 जनवरी 2026 को हो गया? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। यही है, देख लो। सुरेश कलमांडी का निधन 81 वर्ष की उम्र। ये महाराष्ट्र की राजनीति के एक जाने पहचाने नाम थे। 1995 टू 1996 में नरसिम्हा राव सरकार में रेल राज्य मंत्री रहे। बाद में 1996 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने और लगातार 2 बार निर्विरोध चुने गए। 2010 कॉमनवेल्थ गेम में घोटाले की आग कलमाडी तक भी पहुंची। वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर उनके घर पर सीबीआई ने छापा भी मारा था। हालांकि वर्ष 2025 में सबूतों के अभाव में कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया था इनको। एयरफोर्स के पायलट भी रह चुके हैं ये। वो भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में भी भर्ती हुए हैं। 1974 तक 2 साल तक एनडीए में ट्रेनर भी रहे हैं। 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भी इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य में तेंदुए के एक अत्यंत दुर्लभ रंग रूप की पुष्टि हुई है जिसे सैंडलवुड लेपर्ड नाम दिया गया? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। कर्नाटक के विजयनगर जिले में ये दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड की पुष्टि हुई है। अधिकांश तेंदुओं के शरीर पर काले धब्बों के साथ भूरा रंग होता है। इस दुर्लभ किस्म के तेंदुए का शरीर चंदन के रंग के समान हल्के लाल गुलाबी रंग का होता है। ये भारत में दूसरी और कर्नाटक में पहली ऐसी घटना है। इससे पहले राजस्थान के राणकपुर क्षेत्र में नवंबर 2021 में ऐसा एक तेंदुआ दिखाई दिया था। वहीं विश्व स्तर पर दक्षिण अफ्रीका में कुछ और तंजानिया में एक मामला दर्ज किया गया है। होलमथी नेचर फाउंडेशन के वन्यजीव वैज्ञानिक संजय गुब्बी और उनकी टीम ने कैमरा ट्रैप के माध्यम से इसे देखा। उनका कहना है कि विश्व में इस प्रकार के कुछ ही तेंदुए दर्ज किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस रंग के तेंदुओं को स्ट्रॉबेरी तेंदुआ कहा जाता है, लेकिन कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए हम इसे चंदन तेंदुआ नाम देना चाहते हैं।
कर्नाटक भारत में चंदन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। कर्नाटक पहले से ही मेलानिस्टिक तेंदुओं की अधिक घनत्व वाली आबादी के लिए फेमस है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये असामान्य रंग हाइपोमेलेनिज्म या एरिथ्रिज्म जैसे दुर्लभ आनुवांशिक कारणों से होता है। माना जा रहा है कि ये लगभग 7 वर्ष की मादा तेंदुआ है। कर्नाटक में लगभग 2500 तेंदुए पाए जाते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो गई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पड़ोसी राज्य के बारे में बात करें, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति तीसरी बार कौन चुने गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉस्टिन आर्चेंज टॉयडेरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर लग जाएगा। मध्य अफ्रीका गणराज्य में 28 दिसंबर 2025 को वोटिंग हुई थी। चुनाव प्राधिकरण के 5 जनवरी 2026 को जारी अंतिम परिणामों के अनुसार उन्होंने 76.15% वोट प्राप्त किए। 2013 से संघर्ष में उलझा हुआ है, जब ज्यादातर मुस्लिम विद्रोहियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा बोजीजे को पद से हटा दिया गया। मध्य अफ्रीका गणराज्य उन देशों में से एक है जहां रूसी भाड़े के सैनिकों के समूह वैगनर ने अफ्रीका में पहली बार सक्रियता दिखाई थी। संयुक्त राष्ट्र का शांति रक्षा मिशन MINU SCA 2014 से देश में मौजूद है। राजधानी हो गई बेगुई, आबादी 60 लाख और मुद्रा जो है CFA फ्रैंक, भाषा फ्रेंच और सांगो है। पड़ोसी राज्य देख लेंगे हम लोग थोड़ा सा। पड़ोसी राज्य के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे चाड हो जाएगा, सूडान हो जाएगा, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो गणराज्य हो जाएगा, कैमरून हो जाएगा, कॉन्गो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किस शहर में कलिंगा साहित्य महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। कलिंग साहित्य महोत्सव ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के मैफेयर में 8 से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित हुआ। उद्घाटन ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति ने किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। भाषा ओडिया। पड़ोसी राज्य के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही शांति विधेयक 2025 कानून बन गया। ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। बिल का पूरा नाम क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, SHANTI। ठीक है। अब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, परमाणु ऊर्जा 24 घंटे बिजली देने वाला सबसे भरोसेमंद और स्वच्छ स्रोत है। भारत ने 2025 तक 8.9 गीगावाट की क्षमता हासिल की है। इसे 2047 तक 100 गीगावाट तक पाने का लक्ष्य है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए 37,000 करोड़ से अधिक का बजट है। विधेयक में नागरिक परमाणु क्षेत्र से जुड़े सभी कानूनों को समाहित किया गया है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त कर दिया गया है। बिजली का 3% हिस्सा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से, ठीक है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 1.5% और उत्पादित बिजली का 3% हिस्सा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से आता है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने
2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण करना प्रमुख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। पर्यावरण मंत्रालय के एक विशेषज्ञ पैनल ने किस राज्य में कलाई 2 जल विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की सिफारिश की, जिसे पर्यावरणविदों ने संकटग्रस्त श्वेत उदर बगुला के लिए खतरा बताया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। कलाई 2 जल विद्युत परियोजना, ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अंजा में लोहित नदी पर बनने वाली 1200 मेगावाट की बड़ी परियोजना है। इसे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये एक रन ऑफ रिवर परियोजना है जिसका उद्देश्य बड़े जलाशय बनाए बिना बिजली उत्पादन करना है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव कम हो। परियोजना में 128.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध, पोर्टेज और एक भूमिगत पावर हाउस शामिल है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 14,176 करोड़ है। केंद्र सरकार की पर्यावरण समिति ने इसे पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। अंजा के गांव के सोबलम मालू और असम स्थित पर्यावरणविद विमल गोगोई ने पैनल को पत्र लिखा। पर्यावरणविदों का कहना है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट में 28 पक्षी प्रजातियों का उल्लेख है, लेकिन लुप्त प्राय सफेद पेट वाले बगुला का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के वैज्ञानिक रोहित नानी वाडेकर, जिन्होंने नामदफा टाइगर रिजर्व में इस प्रजाति पर फील्ड रिसर्च किया है, इन्होंने बताया कि सफेद पेट वाला बगुला कम व्यवधान वाले स्वतंत्र रूप से बहने वाले नदी तटीय आवासों को पसंद करता है। रोहित ने बताया राज्य में इनकी आबादी लोहित, अंजा और चांगलांग जिलों के नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। नामदफा में इनके आवास में अपेक्षाकृत कम व्यवधान के बावजूद इनकी आबादी में गिरावट के कारणों को हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। ये बगुला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची 1 में शामिल प्रजाति है। अत्यंत दुर्लभ और बगुला प्रजातियों में दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। गहरे स्लेटी रंग का शरीर और स्पष्ट सफेद पेट होता है। ये भूटान, म्यांमार और भारत के नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। IUCN रेड लिस्ट गंभीर रूप से संकटग्रस्त बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री जो है वो पेमा खाटू, राज्यपाल है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, आबादी 13.84 लाख, भाषा हिंदी और पड़ोसी राज्य जो है असम, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना। इसका लक्ष्य संघर्ष के कारण माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 और ये आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। 2026 की थीम पारंपरिक ज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना, विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रचारित करने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहली बार 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया था। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है ये? पहला हिंदी विश्व दिवस सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को चुना गया है। तो आज की क्लास में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।